प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हम लोग परफेक्शनिज्म के बारे में व्याख्यान को सुना, देखा, समझा और जाना। परफेक्शनिज्म वस्तुतः मानव परफेक्शन या मानव पूर्णता की बात करता है और वह पूर्णता मनुष्य के अंदर जितनी भी विद्यमान शक्तियां हैं उन समस्त शक्तियों का एक समन्वय उन्नयन या समन्वित विकास करके सेल्फ रियलाइजेशन की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। तो मनुष्य की समस्त अंतर्निहित शक्तियों का आत्म विकास और उसकी पूर्णता को प्राप्त करना, हम जीवन के उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनकी क्या विधियां हो सकती हैं और उस पूर्णता का क्या अर्थ है, इसके बारे में हम लोग समझें। अब इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात जो उपस्थित होती है वो ये कि इस प्रकार की बात करने वाले प्राचीन नीति शास्त्र में और आधुनिक नीति शास्त्र में कौन कौन नीति शास्त्री हैं, कौन कौन दार्शनिक हैं, जिन दार्शनिकों या नीति शास्त्रियों ने इस प्रकार की बात अपने नैतिक दर्शन में की है। अगर हम इतिहास पर दृष्टि डालें तो पहला नाम आता है प्लेटो का, और प्लेटो पूर्णतावादियों में सबसे प्रमुख स्थान रखता है। उसके अनुसार व्यक्ति और समाज का श्रेय एक ही है, यानी जो व्यक्ति का श्रेय है, जो व्यक्ति का शुभ है, वही समाज का शुभ है। अब प्रश्न ये उठता है कि जिसे प्लेटो व्यक्ति का शुभ या समाज का शुभ कह रहा है, उसका मतलब क्या है, उस शुभ की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ गुड क्या है। अब यदि हम प्लेटो के नेचर ऑफ गुड पर ध्यान दें तो प्लेटो के जितने भी कमेंट्रेटर हैं, जितने भी भाष्यकार हैं, उन भाष्यकारों में शुभ के स्वरूप के विषय में मत भिन्नता देखने को मिलती है। कुछ लोग श्रेय को ईश्वर कहते हैं, कुछ लोग श्रेय को वो ज्ञान मानते हैं जिसके अनुसार ईश्वर विश्व की सृष्टि करता है, कुछ लोग परम श्रेय को प्रकृति के परम नियम के रूप में लेते हैं, अंततः कुछ लोग श्रेय को विश्व का प्रयोजन मानते हैं। पर कुछ भी हो, इतनी मत वैभिन्नता के बावजूद भी इतना निर्विवाद है, इस पर कोई विवाद नहीं है कि प्लेटो के मत में श्रेय जो है वो अखंड तथा परम तत्व है, और विश्व में जो कुछ भी अच्छा है वह उसके अनुरूप, यानी उस श्रेय या शुभ के अनुरूप होने के कारण ही अच्छा है। विश्व की समस्त वस्तुएं, विशेषतः आत्माएं, इसके अधिकाधिक समीप होने की चेष्टा करती है। जो शुभ है उस शुभ के समीप आत्माएं जो है वह जाने की या उसके अनुरूप होने की चेष्टा करती है। अब यदि
मनुष्य की आत्माएं उस शुभ के समीप जाने की चेष्टा कर रही हैं। तो मनुष्य का स्वरूप जो है क्या है, पहले इस पर हम लोग बात कर लें। प्लेटो ये मानता है कि मनुष्य के स्वभाव में मूल रूप से 3 प्रवृत्तियां होती हैं। पहला एपिटाइट, फीलिंग और रीजन। ये 3 हैं, क्षुधाएं, उद्वेग या भावनाएं और बुद्धि। इन तीनों प्रवृत्तियों की पूर्ति उनके स्वाभाविक कार्य में होती है। क्षुधाओं का श्रेय आत्मसंयम यानी टेम्परेंस है। उद्वेग या भावनाओं का श्रेय साहस है। और बुद्धि का श्रेय ज्ञान या विजडम है। बुद्धि का महत्व क्षुधा यानी एपिटाइट और भावना यानी फीलिंग के नियमन में है। यानी बुद्धि का कार्य जो है वो एपिटाइट और फीलिंग को कंट्रोल करने के लिए है। किंतु बुद्धि अगर इनका नियमन कर रही है, इनको कंट्रोल कर रही है, तो बुद्धि का भी कंट्रोल जो है वो आवश्यक है। और यह नियमन बुद्धि श्रेय के उस आदर्श से करती है जिसे जस्टिस या न्याय कहा जाता है। यानी बुद्धि अपना नियमन जो है वो न्याय को आदर्श मान करके करती है। अब न्याय के अंतर्गत आत्मसंयम, साहस तथा ज्ञान ये तीनों समाहित हैं। यानी न्याय में आत्मसंयम भी है, ज्ञान भी है और साहस भी है। न्याय सर्वोच्च नैतिक गुण है। आत्मसंयम, साहस, ज्ञान और न्याय को हम मुख्य सद्गुण या कार्डिनल वर्च्यू कहते हैं। यानी दीज आर कार्डिनल वर्च्यू: टेम्परेंस, करेज, नॉलेज एंड जस्टिस। अब न्याय क्या है या जस्टिस क्या है? व्यक्ति की न्याय निष्ठा का तात्पर्य अपने संपूर्ण स्वभाव के कार्यों को संपादित करना है। टू प्रोड्यूस जस्टिस इज टू पुट द पार्ट ऑफ द सोल इन देयर नेचुरल रिलेशंस ऑफ अथॉरिटी और subservience, while to produce injustice is to disturb this natural relation. Virtue is a kind of health and beauty and good condition to the soul. Vice, a disease and ugliness and weakness. This is the element of यूडोमोनिज्म इन प्लेटो एथिक्स। जब हम न्याय की बात करते हैं तो हमारे अंदर जो भी हमारा नेचर है, जो स्वभाव है, उन स्वभाव के कार्यों का संपादन करना, अपना पूर्ण विकास करना, क्योंकि उसके स्वभाव के 3 अंग हैं। एपिटाइट है, फीलिंग है, रीजन है। इन तीनों कार्यों को संपादित करना, इन तीनों अंगों को व्यवस्थित करना, इस प्रकार के समन्वित कार्य से व्यक्ति को श्रेय की प्राप्ति होती है। दूसरी ओर, यानी ये तो इंडिविजुअल गुड हो गया। अब दूसरी तरफ जो है वो सोशल गुड है। और सोशल गुड समाज
को जब हम देखते हैं तो समाज अनेक मनुष्यों का समुदाय है, जहां डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम विभाजन है तथा कार्य संपादन में विशिष्टता प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। अब कार्य विभाजन में विशिष्टता प्राप्त करना क्यों अत्यंत आवश्यक है? इसलिए क्योंकि सभी मनुष्य सभी प्रकार के कार्य नहीं कर सकते और न तो सभी कार्यों में विशिष्टता प्राप्त कर सकते हैं। प्लेटो के लिए समाज और राष्ट्र ये दोनों समानार्थक हैं। राष्ट्र में 3 वर्ग होते हैं। पहला जो है वो शासक का है, दूसरा सैनिक का है और तीसरा जो है वो व्यवसायी का है। शासक वर्ग का गुण जो है वो ज्ञान है, सैनिक वर्ग का गुण जो है वो साहस या करेज है और व्यवसायी वर्ग का जो गुण है वह आत्मसंयम या टेम्परेंस है। इसी प्रकार से राष्ट्र और व्यक्ति दोनों के 3-3 अंग हैं। राष्ट्र के तीनों अंगों के वो ही गुण हैं जो व्यक्ति के तीनों अंगों के गुण हैं। राष्ट्र में जो अंग है और व्यक्ति में जो अंग है, तीनों अंगों के गुण जो हैं वो समान है। राष्ट्र रूपी व्यक्तित्व में बुद्धि जो है वो शासक वर्ग है, भावनाएं जो है वो सैनिक वर्ग है तथा क्षुधाएं या एपिटाइट या जो इच्छा है वो व्यवसायी वर्ग है। प्रत्येक अंग का अपना कार्य करना तथा दूसरे अंगों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना, यही जो है क्या है? न्याय है। यानी अपने कार्य को संपादित करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना, प्लेटो के अनुसार यही जो है जस्टिस है, यही जो है न्याय है। इसके बाद जो दूसरा विचारक प्लेटो का शिष्य है वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ये मानता है कि जो गुड है, जो श्रेय है, वो मानव का स्वभाव है। यानी मानव का आश्रय जो है वो श्रेय है और इसकी बात वो अपनी पुस्तक निकोमेकियन एथिक्स में करता है। निकोमेकियन एथिक्स में जब एरिस्टोटल ह्यूमन नेचर की बात करता है तो वो दिखाता है कि मनुष्य में 3 भाग होते हैं या 3 अंग होते हैं, जिसमें पहला जीव तत्व या वेजिटेटिव पार्ट है, दूसरा एपिटेटिव पार्ट या क्षुधा भाव है, तीसरा रेशनल पार्ट या बौद्धिक भाग है। जीव तत्व भाग से मनुष्य समस्त जीवधारियों की भांति व्यवहार करता है। क्षुधाओं तथा भावनाओं में मनुष्य समस्त पशुओं की भांति व्यवहार करता है। उसकी विषय वासना या राग द्वेष की प्रवृत्तियां विशुद्ध पाशविक हैं, किंतु बुद्धि जो है मनुष्य को पशुओं से भिन्न करती है। यानी जब बाइफर्केशन एनिमल और ह्यूमन बीइंग में होता है तो उसका मुख्य आधार जो है वह बुद्धि है। इसलिए जब मनुष्य को परिभाषित एरिस्टोटल करता है तो कहता है कि मनुष्य जो है वह बुद्धिमान पशु है। मैन इज रेशनल एनिमल।
तो ये रेशनैलिटी ही बाइफरकेट करती है मैन बीइंग टू एनिमल बीइंग। और इस प्रकार की बात अपने यहाँ भारतीय नीतिज्ञों ने भी की है, और वो यह है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिन्नराणाम धर्मे हितेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभि समाना। यहाँ धर्म का अभिप्राय बुद्धि है। कुछ प्रवृत्तियां जो है आहार निद्रा भय मैथुन, ये पशु और मनुष्य में समान होते हैं, लेकिन एक तत्व धर्मे हितेषाम अधिको विशेषः, ये जो इनफ एलिमेंट है ये धर्म है या बुद्धि है, जिसके कारण हम मनुष्य हैं वो पशु है। मनुष्य का श्रेय जो है पशुओं तथा अन्य जीवधारियों के श्रेय से भिन्न है। हमारे लिए जो शुभ है वो पशुओं या अन्य जीवधारियों से भिन्न है। बुद्धिमान होने के कारण मनुष्य का जो स्वभाव है वो कहीं न कहीं बुद्धि से आश्रित है, और वो बुद्धि से ही आश्रय पाता है। अब जब बुद्धि से आश्रय पाता है तो बुद्धि के जो है वो दो प्रकार के कार्य हैं। देयर आर टू टाइप्स आर रीजन, और देयर आर टू फंक्शन ऑफ रीजन। पहला तो ये है कि मनन करना, कंटेम्पलेशन, जिसमें बुद्धि कुछ सोचती है। दूसरा, बुद्धि क्षुधाओं तथा भावनाओं को नियंत्रित तथा संयमित करती है, टू कंट्रोल एपिटाइट एंड फीलिंग। मनुष्य जब अपने अस्तित्व के प्रयोजन को प्राप्त करता है तब वो सद्गुणी कहा जाता है। मनुष्य के अस्तित्व का प्रयोजन जो है वो बौद्धिक है। जब वो बौद्धिक व्यापार अच्छी तरीके से नहीं करता है तो मनुष्य द्विपद होते हुए भी चतुष्पद पशु है। यानी जब हम बौद्धिक व्यापार का संपादन अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं तो ये होता है कि हम मनुष्य नहीं वरन क्या है, पशु है। और इसके लिए फिर एक मैं अन्य भारतीय नीति शास्त्रियों के नीति युक्त को उद्धृत करूंगा। वो है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। अगर हमारे अंदर साहित्य संगीत या कला की प्रवृत्ति नहीं है तो हमारी स्थिति ठीक वही पशुओं की तरह होती है। इस प्रकार मनुष्य का स्वभाव बुद्धिमान होना है, और इसी स्वभाव के सम्यक व्यापार में उसका सद्गुण जो है वो निहित है। अब सद्गुण क्या है? सद्गुण जो है वह बौद्धिक व्यापार की आदत है, हैबिट है, जो किसी प्रशंसनीय मानसिक अवस्था के निरंतर अभ्यास से पैदा होती है। यानी ये आदत जो है निरंतर अभ्यास के फल स्वरूप जो है वो पैदा होती है। अब बुद्धि के जो द्विविध व्यापार हैं उन व्यापारों के अनुसार दो प्रकार के सद्गुण निर्धारित किए गए। पहले को हम इंटेलेक्चुअल वर्च्यू कहते हैं और दूसरे को मोरल वर्च्यू कहते हैं। अब जब बुद्धि विशुद्ध बौद्धिक व्यापार करती है, अर्थात वो मनन के लिए मनन करती है, तब दर्शन विज्ञान या कला का अनुसंधान करती है तो वह इंटेलेक्चुअल वर्च्यू को प्राप्त करती है। फिर जब वो क्षुधाओं और भावनाओं को नियंत्रित और संयत करती है
तो वो नैतिक सद्गुण या मोरल वर्च्यू को प्राप्त करती है। मानव श्रेय को ही एरिस्टॉटल परम कल्याण या योगक्षेम या अपने फिलॉसफी में जिसे वो यूडोमोनिया कहता है या यूडोमोनिज्म कहता है, ये परम कल्याण या योगक्षेम की अवस्था है जिसकी या इस योगक्षेम की अवस्था के 4 लक्षण हैं। पहला, यह स्वतः संपूर्ण है और स्वयमेव काम्य है। दूसरा, कल्याण मनुष्य के स्वाभाविक व्यापार में निहित है। तीसरा, कल्याण सद्गुण है। और चौथा, कल्याण आत्मा की वह क्रिया है जो सद्गुण के अनुरूप समग्र जीवन पर्यंत चलती है। यानी कल्याण जो है वो आत्मा की क्रिया है जो सद्गुण के अनुरूप समग्र जीवन पर्यंत चलने वाली ये क्रिया है। तो इस प्रकार एरिस्टॉटल जो है वह इंटेलेक्चुअल वर्च्यू और मोरल वर्च्यू को डिफाइन करता है और बाइफरकेट करता है कि व्हाट इज इंटेलेक्चुअल वर्च्यू एंड व्हाट इज मोरल वर्च्यू। अब एरिस्टॉटल के नीति दर्शन में एक जो मुख्य समस्या आती है वो ये आती है कि हम इन सद्गुणों का मानव जीवन में व्यवहार कैसे करें, उसको करने का साधन क्या है। क्योंकि जब हम मानव जीवन पर दृष्टिपात करते हैं या दृष्टि डालते हैं तो ये देखते हैं कि हमारे सम्मुख कभी कभी 2 एक्सट्रीम या अतियां दिखाई पड़ती हैं। एक तो कभी कभी हम एकदम दुख की अवस्था में पहुंच जाते हैं और कभी कभी एकदम क्लाइमेक्स ऑफ हैप्पीनेस या सुख की अवस्था में पहुंच जाते हैं। इस पर हमें कैसे विचार करना चाहिए, इस पर विचार करने के लिए अरस्तु या एरिस्टॉटल ने एक थ्योरी दिया जिसको कि हम डॉक्ट्रिन्स ऑफ द मीन कहते हैं। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन क्या है, इस पर विचार हम लोग अगले व्याख्यान में करेंगे। आप सबने इस व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।